हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है आंग्ल मैसूर संघर्ष, मैसूर वंश का उदय और विस्तार। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि मैसूर वंश का परिचय, उदय एवं विकास कैसे हुआ है। 1565 में जो तालीकोटा का युद्ध हुआ था, उसके बाद से वेंकट द्वितीय ने 1612 ईस्वी में विजयनगर शासक के समय में मैसूर वाड्यार राजवंश की स्थापना हुई थी। तो विजयनगर शासक जो थे वेंकट द्वितीय के समय मैसूर वाड्यार राजवंश की स्थापना हुई थी। ये सब कब हुआ था? जहांगीर के काल में। जो मुगल शासक था वो जहांगीर था 1612 में। ठीक है। 1704 ईस्वी में चिक्का देवराज जो कि मैसूर शासक था ने मुगल शासक औरंगजेब की अधीनता स्वीकार की थी। 1719 ईस्वी में मराठों को यहाँ से चौथ यानी टैक्स वसूलने का अधिकार मिल गया था। तो देखिए, पहले तो मुगल यहाँ पे मुगल के अधीन हो गए थे ये। देन उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे ये हम वाड्यार राजवंश की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो वाड्यार राजवंश में पहले क्या हुआ था कि देखिए 1612 में विजयनगर शासक जो कि वेंकट द्वितीय के समय में मैसूर वाड्यार राजवंश की स्थापना हुई थी। ठीक है। अब ये वाड्यार राजवंश ही आगे चल के मैसूर वंश बनेगा। ठीक है। तो 1704 ईस्वी में जो कि चिक्का देवराज थे, मैसूर शासक थे, उन्हीं के समय में क्या हुआ था, जो औरंगजेब था, युद्ध होता है। फिर औरंगजेब जो अपना साम्राज्य विस्तार करता है वो दक्षिण की तरफ बढ़ता जाता है विजयनगर से। तो यहाँ भी वो आता है, युद्ध होता है, तो ये यहाँ इसको अधीन कर लेता है अपने। ठीक है। देवराज चिक्का को अधीन कर लेता है। देन क्या होता है 1719 ईस्वी में, उसके बाद से देखेंगे मुगल मराठों का युद्ध होता है। देन यही चीज जो अभी मुगल औरंगजेब कर रहा था, उसके बाद 1719 ईस्वी में यहाँ से जो मराठे थे, मराठे बहुत ताकतवर बन जाएंगे, तो यहाँ से टैक्स वसूलना शुरू कर देते हैं। ठीक है। और ये कब होता है? ये सारी चीजें जो होती है फर्रुखसियर के समय में होती है। ठीक है। टैक्स वसूलना शुरू करते हैं फर्रुखसियर के समय में। ठीक है। दिल्ली समझौता होता है 1719 में। दिल्ली समझौता है, सैयद बंधु शाह के साथ समझौता किया था ये। ठीक है। तो ये हम डिटेल में देखेंगे जब हम मराठा पढ़ेंगे। ठीक है। 18वीं शताब्दी यानी 1750 ईस्वी में मध्य चिक्का कृष्णराज मैसूर का शासक था। तो 1750 यानी 18वीं शताब्दी तक मध्य में चिक्का कृष्णराज मैसूर शासक था, जो कि एक अल्पवयस्क था यानी बालक था, बहुत छोटा था। इसके काल में सत्ता पर दो पदाधिकारी थे, उनका नियंत्रण था, यानी कंट्रोल जो कर रहे थे, मतलब शासन तो यही दोनों कर रहे थे, लेकिन क्योंकि ये बालक था चिक्का कृष्णराज, तो सेनापति जो था देवराज था, और जो सर्वाधिकारी था, राजस्व वित्त नियंत्रण करता था जो, वो नंजराज था। अब ये नंजराज से ही हैदर मिलेगा, और हैदर और टीपू मैसूर वंश की शुरुआत करेंगे। तो उसी परिस्थितियों का लाभ उठाकर जो हैदर अली था, सत्ता पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया था। क्योंकि जब देखा गया कि मैसूर वाड्यार वंश में जो बालक था, वयस्क था, छोटा था, और उसको नियंत्रण कर रहे थे उसके सेनापति और वित्त जो मंत्री थे, नंजराज। तो नंजराज से ही हैदर अली मिलता है। हैदर अली के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हैदर अली के जो पिता थे फतेह मोहम्मद थे, जो कि बूंदी कोट में फौजदार थे, यानी यहीं पे काम करते थे, वो फौजदारी का काम करते थे। इनकी मृत्यु के बाद हैदर अली फिर इधर आता है, मदद मांगता है, नंजराज के पास हैदर आता है और मदद मांगता है। और दादा जो थे वो किसान थे, इसके दादा जो थे मोहम्मद अली किसान थे। उद्भव और विकास की बात करें तो हैदर अली का जन्म हुआ था 1721 ईस्वी में। स्थान कहाँ पे हुआ था? कोलार में हुआ था। ठीक है। कोलार में इसका जन्म हुआ था। पिता की मृत्यु हो जाती है 1728 ईस्वी में, जब उस टाइम जो हैदर रहता है, हैदर अली 7 से 8 वर्ष का होता है। साधारण सैनिक के रूप में नंजराज के यहाँ नौकरी की। नंजराज ने इसकी हेल्प की थी। ठीक है। नंजराज ने इसकी हेल्प की, बाद में ये नंजराज की भी हत्या कर देगा। तो नंजराज के पास ये आता है, नंजराज इसको काम दिलवाता है, तो साधारण सैनिक के रूप में ये काम करता है, छोटा सा रहता है। फिर 1755 ईस्वी में ये डिंडीगल का फौजदार बना। ये सेनापति भी बनता है। ठीक है। सेनापति बनवाता है नंजराज ही बनवाता है, क्योंकि जो पहला सेनापति था, जो अभी हमने देखा ना इधर, ये देवराज को कहता है कि योग्य नहीं है, फिर राजमाता से कह के इसको चेंज करवा देता है। और इसके बाद से जब ये सेनापति बन जाता है, तो हैदर और नंजराज रहता है, इन दोनों के
मतभेद हो जाता है इन दोनों में, ठीक है। और ये जो देखिए ये ज़्यादा इसको जानकारी तो थी नहीं, ये अंगूठा छाप था, इसने पढ़ाई तो की नहीं थी। तो इसका जो सलाहकार था एक ब्राह्मण था, जो कि खांडे राव जो कि एक हिंदू था। और फिर एक क्वेश्चन आया था यूपीपीसीएस में कि यही एक अधिकारी, मतलब यही एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। डिंडीगल में ही किसने, पूछा था क्वेश्चन में कि डिंडीगल में किसने आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी, तो वो हैदर अली ने किया था। ये क्वेश्चन PYQ है, ठीक है। फ्रांसीसी सहयोग से आधुनिक प्रशिक्षित सेना का निर्माण किया इसने। देखिए फ्रांसीसियों का सहयोग लेके, क्योंकि इसने देखा ना कि अंग्रेज के पास आधुनिकरण है, आधुनिक चीज़ें हैं, बंदूक है, गन है, तो इसने भी फ्रांसीसियों की मदद से कुछ केंद्र बनवाए, आधुनिक शस्त्रागार का निर्माण भी करवाया था इसने, ठीक है। यही पूछा था अभी यूपीपीसीएस पे पूछा था। 1759 ईस्वी में मराठों के आक्रमण से मैसूर की रक्षा भी की थी, क्योंकि मैसूर, देखिए क्या होता था कि ये टैक्स वसूलते थे मराठे यहाँ से। जबकि देखा, जब हैदर ने देखा ये टैक्स वसूल रहे, तो इसने चैलेंज कर दिया इसने। उसके बाद इसने 1759 में मराठों के आक्रमण से मैसूर की रक्षा की। नंजराज ने सेनापति के रूप में इसको नियुक्त करवा दिया, क्योंकि राजमाता से बोल के कि ये योग्य है, देवराज योग्य नहीं है, तो इसको सेनापति बनवा देता है। फिर 1760 में ही क्या दोनों में मतभेद हो जाता है, नंजराज और इसके में, तो नंजराज को अंत कर इसने नंजराज को ही मार दिया और स्वयं मैसूर का शासक बन जाता है, ठीक है। शासक बनने के उपरांत ये क्या कार्य करता है, तो बेदनूर यानी नाम बदलकर हैदर नगर रखा। जो बेदनूर था उसका नाम हैदर नगर रखा। और जो सुंडा, सीरी, गुटी और मालाबार था, नायकों को एवं दक्षिण पोलीगारियों को विजित किया, ठीक है। 1761 ईस्वी में 1764 में पेशवा माधवराव ने मैसूर पर आक्रमण कर सेवानूर के दक्षिण में हली बली के युद्ध में हैदर को पराजित किया था। पेशवा माधवराव ने मैसूर पर आक्रमण करके, ठीक है। कब किया था? 1764 ईस्वी में। तो यहाँ पे एक संधि होती है, 32 संधि होती है, 32 लाख रुपए की हुई थी ये संधि, ठीक है। तथा गुटी एवं सेवानूर के जिले हैदर को मराठों को देना पड़ता है। तो गुटी और सेवानूर के कब देता है? जब यहाँ पे संधि होती है, 32 लाख की संधि होती है। दक्षिण भारत में अंग्रेज पराजित करने वाला हैदर पहला व्यक्ति था। तो देखा जाए तो दक्षिण भारत में अंग्रेजों को पराजित करने वाला ये पहला व्यक्ति था। हैदर के अभी हम युद्ध जब देखेंगे तो उसमें हम पता चल जाएगा कि हैदर ने पराजित किया था। हैदर के अधिकांश मंत्री जो थे हिंदू थे, और उसने जो था उसने चांडूमेश्वरी मंदिर के लिए दान भी दिया था, जबकि उसने भी दिया था, टीपू सुल्तान ने भी दिया था। उसने सोने व तांबे के सिक्के पर शिव तथा पार्वती के, विष्णु के चित्र अंकित कराए। मुस्लिम होते हुए भी इसने ये सारे काम किए, ठीक है। अब बात करते हैं आंग्ल मैसूर संघर्ष युद्ध जो हुआ था। तो ये थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, वेरेलिस्ट है, ठीक है। उस टाइम गवर्नर जनरल का पद नहीं था, गवर्नर का पद था, क्योंकि ये युद्ध होता है प्रथम चरण, 4 चरण के युद्ध होते हैं। क्योंकि जो हैदर अली था वो बहुत महत्वाकांक्षी था, वो और अंग्रेजों को हरा सकता था और अंग्रेजों को टक्कर दे सकता था। और इसी की वजह से ही क्या हुआ, अंग्रेजों ने मराठों को मिला लिया, निज़ामों को एक त्रिगुट बना लिया, निज़ामों को मिला लिया, अंग्रेज और मराठ मिलकर एक त्रिगुट बना लिया इसके खिलाफ। तो यहाँ पे जो तब गवर्नर कौन था, बंगाल का गवर्नर वेरेलिस्ट था, ठीक है, वेरेलिस्ट था, तो ये करेक्ट कर लेना। प्रथम चरण का जो युद्ध होता है 1767 से 69 के बीच में होता है, और इस टाइम जो गवर्नर होता है बंगाल का, वेरेलिस्ट होता है। तो हैदर जो क्या करता है, जब ये देखता है कि अंग्रेजों ने त्रिगुट बना लिया जिसमें मराठा, अंग्रेज और निज़ाम थे, हैदराबाद के निज़ाम, तो हैदर ने क्या किया, मराठों को त्रिगुट से अलग कर दिया। मराठों को 18 लाख और कोलार दे दिया हैदर ने, लालच देके उसको कर दिया कि हमने इतने दिन से आपको टैक्स नहीं दिया है, तो वही मैं टैक्स आपको दे देती हूँ, तो कर के रूप में इसने दे दिया। अंग्रेज ने मद्रास की संधि कर ली, इसमें अंग्रेज पराजित हो जाते हैं, जिसकी वजह से मद्रास की संधि होती है, और निज़ाम भी बाद में जाके अंग्रेजों का साथ छोड़ देता है। तो शर्तें क्या थी, शर्त किस आधार पर ये संधि होती है? मद्रास की संधि होती है 1769 में, 1769 में, क्योंकि अभी हम PYQ डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको ये मिलेगा। मद्रास की संधि 1769 में होती है। अंग्रेज को युद्ध हर्जाना देना पड़ता है, युद्ध विजित क्षेत्र वापस मिल जाता है, दोनों जो जीते रहते हैं आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। हैदर व अंग्रेजों की दोस्ती हो जाती है, मित्रता हो जाती है, युद्ध में मदद कर दोनों
दोनों मतलब जब भी युद्ध होगा तो दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे, ये शर्तें रखी गई। और जो बंदी कर लिए गए थे, बंदी मतलब बंदी बना लिए गए थे लोगों को, वो छोड़ दिए गए। देन बात करते हैं द्वितीय चरण यानी सेकेंड स्टेप में, सेकेंड फेज में क्या होता है। तो ये जो होता है इस टाइम, जो अभी देखिए अभी क्या हो जाता है कि गवर्नर जनरल का पद आ जाता है। 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके थ्रू वारेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया जाता है। तो इस टाइम गवर्नर जनरल पूछता है कौन था, तो गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग। ठीक है। तो द्वितीय चरण जो युद्ध होता है 1780 और 84 के बीच में होता है। इस टाइम सिचुएशन क्या थी, रीजन क्या थे, इस टाइम त्रिगुण बनता है, इसमें मराठा निजाम और मैसूर। अब ये देखिए जो त्रिगुण बनता है जस्ट अपोजिट हो जाता है, इसमें मराठा निजाम और मैसूर आपस में आ जाते हैं, और किसके विरुद्ध, अंग्रेज के विरुद्ध। अंग्रेज क्या करते हैं, चालाकी मतलब चाल चलते हैं और निजाम को त्रिगुट से अलग कर दिया। मराठा प्लस मैसूर ने अंग्रेज के खिलाफ युद्ध लड़ा, और क्या होता है, अंग्रेजों ने मराठों को भी अलग कर लिया। कैसे, अंग्रेजों ने मराठों पे वार किया था, युद्ध किया था संधि वहाँ पे, हम सिंध में। और उसके बाद यहाँ पे सालबाई की संधि होती है, जो कि हम मराठा युद्ध में, मराठा आंग्ल मराठा संघर्ष में पढ़ेंगे, जो कि 1782 में। तो इससे मराठे भी अलग हो गए, तो निजाम को तो पहले ही अलग कर दिया था। तो 1782 ईस्वी में क्या होता है, पोर्टो-नोवा के युद्ध में अंग्रेज ने हैदर को घेर कर घायल कर दिया और उसकी मृत्यु हो जाती है। किसके नेतृत्व में, आयरकूट के नेतृत्व में। अंग्रेज की तरफ से कौन था, आयरकूट। ठीक है। उसके बाद मृत्यु के समय ही टीपू सुल्तान जो है वो अपना शासक बनता है 1782 ईस्वी में। और देखिए पोर्टो-नोवा के युद्ध में इसकी मृत्यु हो जाती है। टीपू सुल्तान खुद को शासक बना लेता है 1782 में, जो कि इसका पुत्र होता है। किंतु अंत में जाके इसको भी मंगलौर की संधि करनी पड़ती है 1784 ईस्वी में। तो मंगलौर की संधि से ये भी युद्ध समाप्त हो जाता है। इसमें शर्तें क्या की गई थी कि अंग्रेज विजित क्षेत्र को वह सैनिक लौटा दे, टीपू और विजित क्षेत्र सैनिक लौटा दे, दोनों आपस में लौटा दे। टीपू व अंग्रेज के बीच मित्रता होगी, ये हमेशा मित्रता की डील करते थे, लेकिन बाद में ये एक दूसरे को चीट कर देते थे। एक दूसरे को चीट मतलब अंग्रेज ही करता था। इसमें ये बात की गई कि जो टीपू सुल्तान है, टीपू सुल्तान को गुंटूर जो है उसको जीतने में अंग्रेज मदद करेंगे। किससे, निजाम से जीतने में मदद करेंगे। लेकिन बाद में चल के क्या होता है कि जो अंग्रेज होते हैं वो निजाम की मदद कर देते हैं, तो फिर ये युद्ध होता है। फिर थर्ड फेज में क्या होता है, इसमें क्या होता है, टीपू का मराठा और निजाम से संघर्ष चल रहा था। मराठा भी एक तरफ से वार कर रहे थे, एक तरफ से हैदराबाद के निजाम भी। और अंग्रेजों ने क्या किया, निजाम की सहायता कर दी गुंटूर को जीतने में, और जबकि शर्त तोड़ दिया, मैसूर के साथ जो शर्त रखी थी वो तोड़ दिया, जिससे क्या हुआ, टीपू नाराज हो गया। ठीक है। तो टीपू पर उत्तर से मराठा, पूर्व में से निजाम तथा अंग्रेज से भी खतरा था। दक्षिण पश्चिम से अंग्रेज भी हमला कर रहे थे। अंग्रेजों ने बहाना ढूंढ के कि षड्यंत्र रच रहा है टीपू, ये करके युद्ध लड़ दिए, मतलब युद्ध लड़ने लगे। टीपू को श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी थी, राजधानी जो थी श्रीरंगपट्टनम राजधानी थी, तो वहां पे उसको संधि करनी पड़ी। इस संधि के अनुसार ये शर्त रखी गई थी कि 3 करोड़ यानी 3 करोड़ अंग्रेजों को हर्जाना देना पड़ेगा। लेकिन टीपू के पास इतना पैसा नहीं था, तो इस रकम के बदले 1792 में ही इसको शर्त रखी गई। इस 1792 में जो श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है उसमें ये कहा जाता है कि टीपू को 3 करोड़ देना होगा। तो इसके बदले में इसने अपने बच्चों को ही गिरवी रख लिया। 8 वर्ष के बच्चे थे, और मैसूर राज्य का जो था आधा भाग वो अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। मान लीजिए कि अगर ये भाग है तो शर्त के अनुसार इसमें निजाम भी होंगे, मराठे भी होंगे और अंग्रेज भी होंगे। तो अंग्रेज ने ये वाला पूरा भाग ले लिया, और ये वाला जो था ये किसके पास चला गया, तो टीपू के पास हो गया। तो इसकी वजह से क्या किया इसने, इस कार्नवालिस ही इस टाइम गवर्नर जनरल था। तो ये भी इंपॉर्टेंट, कार्नवालिस थर्ड फेज में गवर्नर जनरल था। और इसमें लिखा था कार्नवालिस ने, मैंने मित्रों को सशस्त्र किए बिना ही, मित्र कौन थे, निजाम थे, मराठे थे, मराठों को भी बराबर थोड़ा थोड़ा हिस्सा ही मिला, और शत्रु को पंगु या लंगड़ा बना दिया, जबकि टीपू को आधा हिस्सा लेके उसको लंगड़ा बना दिया। तो ये बात कार्नवालिस ने कही थी। फिर आता है फोर्थ फेज में 1799 में होता है। इसमें गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली होता है, जो सहायक संधि लेके आता है, मतलब सहायक संधि लेके आता है, जिसमें हैदराबाद के निजाम को इसने मिला लिया सहायक संधि। लेकिन जो मैसूर का था टीपू, वो नहीं मान रहा, सॉरी हाँ टीपू जो था वो ये संधि नहीं मान रहा था, सहायक संधि नहीं मान रहा था। तो फिर इस अंग्रेज षड्यंत्र करते हैं, टीपू की हत्या करवा देते हैं, फ्रांसीसियों को अपनी तरफ मिला लेते हैं, और श्रीरंगपट्टनम में टीपू की हत्या कर दी जाती है राजधानी में। वाड्यार वंश का जो बालक था उसको शासक बना जाता है, वो तो बालक था, छोटा था, उसको शासक बना लिया जाता है, और उसको अंग्रेज अपने नियंत्रण में करके 1799 में सहायक संधि कर लेते हैं मैसूर के साथ। तो ये ओवरऑल हो जाता है। उसके बाद रिजल्ट या कंसिक्वेंसेस या परिणाम क्या होता है, तो देखा जाए तो टीपू की मृत्यु हो गई, वाड्यार वंश की पुनः स्थापना व अंग्रेज संरक्षण दिया मैसूर को।
ठीक है। 1799 में सहायक संधि हो गई। 1830 में अंग्रेजों ने मैसूर को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। गवर्नर जनरल तो कौन था? विलियम बेंटिक था। ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी बना था, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। राज्य का एक बड़ा भाग अंग्रेजों को मिल गया था। 1830 में पूरी तरीके से अंग्रेजों ने मिला लिया इसको। अब बात करते हैं 1800, देखिए टीपू जो था खुद को बादशाह की उपाधि दी थी 1787 ईस्वी में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको बता देती हूँ, जस्ट 1 मिनट। देखा जाए तो टीपू ने सिक्का ढलाई की नई तकनीकी के साथ नाप तौल के आधुनिक पैमाने को अपनाए। फ्रांसीसी क्रांति के बाद उसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब बनवाया था और स्वयं भी उसका सदस्य था। जैकोबिन क्लब किसने बनवाया था? इसने बनवाया था, टीपू ने। राजधानी श्रीरंगपट्टनम में इसने स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगवाया था और ये भी मंदिरों के लिए धन दौलत देता था। तो श्रृंगेरी के मंदिर की मरम्मत के लिए भी ये इसने धन उपलब्ध करवाए थे और ये बताता है कि ये धार्मिक सहिष्णुता का एक उदाहरण है। देखो टीपू को क्या कहा जाता है? शेरे मैसूर भी कहा जाता था। टीपू को शेर मैसूर भी कहा जाता था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शेर मैसूर भी कहा जाता है। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या आते हैं? ओके, जस्ट मिनट। हाँ, निम्नलिखित में से किसने 1755 में डिंडीगल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? हैदर अली, जो बताया था मैंने। अब यहाँ पे मैचिंग दिया है, मैचिंग में मैंने मैच नहीं किया है बट आपसे पूछ रही हूँ। सूची 1 और सूची 2 में सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुटुंब में सही उत्तर चुनिए। इलाहाबाद की संधि जो होती है वो रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पे होती है, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल और अवध के नवाब के बीच में होती है। मुगल शाह आलम द्वितीय रहता है, अवध का नवाब शुजाउद्दौला के बीच में इलाहाबाद की संधि होती है। एक 12 अगस्त 1665 को होती है, एक 16 अगस्त को होती है, ठीक है। 1765 में होती है, 1765 में होती है और एक 1765 में होती है 16 अगस्त को, एक 12 अगस्त को होती है। तो ये 1765 में चला गया, ठीक है। अब हमने देखा सालबाई की संधि हुई थी। सालबाई की संधि मराठों के साथ हुई थी अंग्रेजों की 1782 में, ये दोनों हमको पता है। अब मद्रास की संधि मैंने आपको बताई थी कब हुई थी। मद्रास की संधि जो पहला कर्नाटक युद्ध होता है 1767 से 69 के बीच में, जिसमें वेरेलस जो होता है गवर्नर होता है बंगाल का, उसके टाइम पे मद्रास की संधि होती है हैदर की। देन हमने बात की थी मंगलूर की संधि। मंगलूर की संधि कब होती है? अब आपको पता चल गया कि 1784 में होगी मंगलूर की संधि, ठीक है। 1780 में जो द्वितीय होता है उसमें मंगलूर की संधि होती है, जब टीपू हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। 1782 में ये बनता है, टीपू सुल्तान शासक बनता है, तो वहाँ पे टीपू मंगलूर की संधि करता है, ठीक है। कुछ शर्तें रखी जाती हैं, दोनों में मित्रता। तो अभी हमने देखा 1700, यहाँ पे मैचिंग कर लेते हैं। देखिए इलाहाबाद की संधि अगर देखें तो चौथा इसी में दिया है, तो पहला ही सही हो जाएगा, क्योंकि और में तो है नहीं, एक में और है, सॉरी ऐसे नहीं देख सकते ना, तो इसमें भी है। इलाहाबाद की संधि 1765 में होती है, मंगलौर की संधि 1700 दूसरा ही है, तो यही सही हो जाएगा। सालबाई की संधि नहीं, सालबाई की संधि तो 1782 में होती है, तो तीसरा हो जाएगा, पहला हो जाएगा, और ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है, ये वाला सही है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1767 भी दिया रहेगा आपको, 69 के बीच में कौन विजयी होता है? तो हैदर अली जीत जाता है, और यहीं पे एक संधि भी होती है, ठीक है। मद्रास की संधि, मंगलौर की संधि भी होती है, श्रीरंगपट्टनम की संधि भी होती है, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात करेंगे हम, निम्नलिखित में से एक सुमेलित है जो कि सही है, वो आपको बताना है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली पराजित नहीं, हैदर अली जीत जाता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित कर दिया, इसमें मर जाता है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग नहीं जीता, नहीं संधि हो जाती है इसमें। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू पराजित किया गया, इसमें टीपू की मृत्यु हो जाती है, और युद्ध में मध्य दिवंगत हुआ। ये बात तो सही है, दिवंगत मतलब मृत्यु हो गई। तो देखा जाए तो तीनों ऑप्शन ही गलत है, और ये वाला ही सही है, फोर्थ वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो हमने PYQ भी देख लिया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।